कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अतुल्य चेहरे पर डेविल स्माइल लिए बोला, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और किसी से तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे इससे मुझे बहुत मतलब है। ये बोलते हुए उसकी उंगली शहर पर थी और उस पिक्चर में शहर आयत के साथ थी और वो दोनों ही उस पिक्चर में बहुत खुश नज़र आ रही थी। अतुल्य का असिस्टेंट चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था और अब अतुल्य अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, ज़रा मुझे पता लगा कर बताओ कि आयत का शेड्यूल क्या है। आई मीन कब कितने बजे वो कहाँ जाती है। और हाँ, मुझे आयत की बेटी शहर के स्कूल के बारे में भी बताओ और ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी 15 मिनट के अंदर अंदर चाहिए। उसके असिस्टेंट ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर तुरंत वहाँ से चला गया। अतुल्य के हाथ में वो पिक्चर अभी भी थी। अब वो और भी ज़्यादा इंटेंस स्माइल के साथ बोला, वैसे खूबसूरत तो तुम पहले भी थी, लेकिन अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तुमसे अकेले मुलाकात करने में मज़ा आएगा। ये बोलकर वो शैतानों की तरह हंसने लगा था। लगभग 1 घंटा यूं ही बीत गया। वहीं मल्होत्रा मेंशन में आयत अब अपना पर्स लेकर बाहर की तरफ आई और उसने ड्राइवर को स्कूल की तरफ चलने के लिए कहा। वो पहले शहर को लेने वाली थी और फिर उसके बाद आयरा को। जैसे ही वो घर से निकलकर गाड़ी में बैठी, उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने तुरंत फ़ोन अनलॉक किया तो उस पर दृश्यम का मैसेज था, मुझे पता ही था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, पर अभी सिर्फ 1:30 बजा है। तुम्हारे पास पूरा 1.5 घंटा है। 3 बजे तक टिफ़िन के साथ मैं तुम्हारा वेट करूँगा। उसका वो मैसेज पढ़कर आयत के होठों पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसे तो ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि दृश्यम कितनी नज़र रखता है उस पर, और उतनी ही ज़्यादा उसे हंसी भी आ रही थी कि दृश्यम एकदम बच्चों की तरह बिहेव करता है। लगभग से 20 मिनट बाद वो शहर के स्कूल के बाहर पहुंची और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली और स्कूल के अंदर की तरफ आई, किसी ने उसे आवाज़ लगाकर पीछे से रोका, हेलो मिस सिंघानिया। जैसे ही उसने वो आवाज़ सुनी, उसके कदम रुक गए थे और साथ ही साथ उसकी धड़कनें भी एक पल के लिए रुक गई थी, क्योंकि उस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो आवाज़ किसी और की नहीं, अतुल्य रायचंद की थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे पलटकर देखने की, और अतुल्य ने उसके पलटने का इंतज़ार भी नहीं किया। वो खुद अब उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसे देखते हुए आयत के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी थी। उसकी सांसों ने खुद ब खुद गहरा होना शुरू कर दिया था। अतुल्य उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, कैसी हो तुम मिस आयत सिंघानिया। आयत थोड़ा हड़बड़ाकर बोली, एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको नहीं जानती। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अतुल्य ने एकदम से उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया और फिर वापस उसे अपनी तरफ घुमाया। तो आयत की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसने तुरंत अतुल्य से अपनी कलाई छुड़ा ली थी। अतुल्य उसके ऊपर झुकते हुए बोला, अगर तुम नॉर्मली मुझे ये बात कहती कि तुमने मुझे नहीं पहचाना तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता, लेकिन तुम्हारे चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं ना, वो कुछ और ही बता रहे हैं। आयत, और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम मुझे नहीं पहचानती। भला कोई उस इंसान को भूल सकता है क्या जिस इंसान के साथ उसने अपनी लाइफ के 2-3 साल बिताए हों। और सिर्फ वक्त ही नहीं बिताया, बल्कि उस वक्त में किया भी बहुत कुछ है। आई डोंट थिंक सो कि तुम वो रातें भूली हो जो हमने एक दूसरे के साथ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था। उसने आयत के गालों पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे किया। आयत ने तुरंत उसका हाथ झटकाया और बोली, डोंट टच मी। अतुल्य चौंकते हुए बोला, इतना ज़्यादा गुस्सा मिस सिंघानिया, इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती। आयत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मिस सिंघानिया नहीं, मिसेज आयत दृश्यम मल्होत्रा कहिए। मैं मिस्टर दृश्यम मल्होत्रा की बीबी हूँ। तो अगर आपको मेरा नाम लेना है तो अच्छे से लीजिए, वरना मत लीजिए। अतुल्य हंसा और बोला, कॉन्ट्रैक्ट की शादी भी कोई शादी होती है क्या आयत, और वो भी सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। उसकी इस बात पर आयत की आंखें बड़ी हो गई। अतुल्य एक बार फिर से बोला, मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें 1 महीने की शादी निभाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं दृश्यम मल्होत्रा से बात करूँगा, वो जल्दी ही तुम्हें फ्री कर देंगे, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम दोनों शादी करें। आयत चिल्लाकर बोली,
शट अप, जस्ट शट अप, ऐसा सोचिएगा भी मत मिस्टर रायचंद। मैं आपसे शादी करना तो दूर की बात, आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अतुल्य उसके ऊपर झुकते हुए बोला, लेकिन मुझे तो देखना है, तुम्हें भी और हमारी डॉटर को भी, इसलिए तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ। उसकी ये बात सुनते हुए आयत का दिल जैसे धड़कने से इनकार कर रहा था और उसकी पूरी बॉडी शिविर करने लगी थी। वो किसी भी कीमत पर अतुल्य को शहर के करीब जाते हुए नहीं देख सकती थी। उसके करीब जाना तो दूर की बात, वो अतुल्य की नज़र भी शहर पर नहीं आने देना चाहती थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अतुल्य जल्दी से बोला, क्या हुआ, ऐसी डर क्यों रही हो आयत? क्या मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता? अगर मुझे पहले पता होता ना कि तुमने उस बच्चे को गिराया नहीं और हमारी एक खूबसूरत सी प्रिंसेस। उसके मुंह से प्रिंसेस शब्द सुनकर ही आयत एक बार फिर गुस्से से बोली, खबरदार, अगर आपने मेरी बच्ची को प्रिंसेस कहा तो जो खुद शैतान होते हैं ना, उन्हें दूसरों को इस तरह के नाम देने का कोई हक नहीं होता। अतुल्य तुरंत बोला, मैं तुम्हें शैतान लगता हूँ? सीरियसली, मैं वही अतुल्य हूँ जिसके लिए तुम पागल थी और आज मैं तुम्हारे लिए शैतान हो गया। माना मुझसे एक गलती हो गई, मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन उस वक्त मैं फैमिली प्रेशर में था। पर अब मुझ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अब मैं तुम्हें और हमारी प्रिंसेस को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से रेडी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत बोली, नहीं चाहिए मुझे आपकी एक्सेप्टेंस, आपका कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जब उस वक्त मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया, तो अब आप बेशक से कुछ भी कर लीजिए मिस्टर अतुल्य रायचंद, लेकिन आपके साथ रहना तो दूर की बात, मैं अपनी बच्ची पर आपकी नज़र भी नहीं पड़ने दूंगी। अतुल्य अब बेहद इंटेंस और डेंजरस वॉइस में बोला, और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोक सकती हो? सीरियसली आयत, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेवकूफ़ हो सकती हो। उसकी बात पर आयत का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अतुल्य एक बार फिर से बोला, इसी स्कूल में पढ़ती है ना मेरी प्रिंसेस, और आज मैं अपनी प्रिंसेस से मिलकर रहूँगा। मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है। ये बोलते हुए उसके एक्सप्रेशंस और भी ज़्यादा डेंजरस हो गए थे और आयत को कुछ होने लगा था। उसकी सारी हिम्मत टूट रही थी। उसकी हालत इस वक्त इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसके हाथ पैर फूलने लगे थे। और तभी पीछे की तरफ से आवाज़ आई, अरे जाना, जब मैंने कहा था तुमसे कि मैं बच्चों को ले आऊँगा तो तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? तुम क्यों यहाँ पर आई? मैं ऑलरेडी यहाँ पर आ तो गया था, बट इट्स ओके, अब तुम आ ही गई हो तो हम दोनों बच्चों को एक साथ घर लेकर चलेंगे। ये बोलते हुए दृश्यम आयत के पास आया। आयत तो उसकी आवाज़ सुनकर ही शॉक्ड रह गई थी और दृश्यम ने अब पीछे से उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया था। अगले ही पल उसने अपनी आंखों से गॉगल्स उतारे और फिर अतुल्य की तरफ देखते हुए बोला, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर रायचंद? जहाँ तक मैंने सुना है आपको तो शादी भी नहीं हुई है। आई मीन एंगेजमेंट हुई है, लेकिन शादी तो नहीं हुई है ना? उस दिन शायद आप अपनी फियांसों के साथ ही उस ज्वेलरी शॉप पर थे, तो अब आप यहाँ बच्चों के स्कूल में क्या कर रहे हैं? उसका सवाल सुनकर अतुल्य तो फिर भी नॉर्मल था, लेकिन आयत को घबराहट होने लगी थी। हालांकि दृश्यम ने आज अपनी बातों में क्लियर कर दिया था कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी उसे बेचैनी हो रही थी। आयत उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर? दृश्यम ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, बस वैसे ही मन कर रहा था अपनी प्रिंसेस से मिलने का, तो यहाँ सीधा उसके स्कूल चला आया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी मुझे यहाँ पर मिलोगी। अब हम चलते हैं शहर को लेने के लिए, चलो अंदर चलें। ये बोलकर उसने उसका हाथ कसकर पकड़ा और फिर वहाँ से जाने लगा। अतुल्य अपनी जगह पर खड़ा था। दृश्यम एक पल के लिए रुका, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मुझे किसी को फालतू एडवाइस देने में कोई इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन आपको ज़रूर दूंगा मिस्टर रायचंद। जैसे ही उसने कहा, अतुल की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। दृश्यम एक बार फिर से बोला, इधर उधर की हरकतें करने की बजाय अगर आप अपने बिजनेस पर ध्यान देंगे ना तो बहुत बेहतर होगा मिस्टर रायचंद, क्योंकि जहाँ तक मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आपका फ्यूचर बहुत ख़राब नज़र आ रहा है। उसकी बात सुनकर अतुल्य का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा था। वो तुरंत बोला, मेरे फ्यूचर की चिंता बाद में कीजिएगा मिस्टर मल्होत्रा, पहले आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के अतीत के बारे में पता लगाइए,
फिर शायद आपकी जुबान इतनी ना चले जितनी अब चल रही है। दृश्यम व्यंग से मुस्कुराया और बोला, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर रायचंद, दृश्यम मल्होत्रा हूँ मैं तो अपने नौकरों को भी जब काम पर रखता हूँ तो उनका अतीत क्या, उनकी 7 पुश्तों का अतीत जान कर रखता हूँ। आप तो फिर भी मेरे आसपास रहने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे मेरी जान से बढ़कर हैं। उनके बारे में मुझे जो पता होना चाहिए मुझे अच्छे से पता है। आप बस अपना देखिए, अब मैं चलता हूँ, हमारी प्रिंसेस अपने मॉम डैड का वेट कर रही है। ये बोलकर उसने दोबारा आहत की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे आगे की तरफ ले गया। उसका जवाब सुनकर आयत तो बस उसकी तरफ देख ही रही थी। दिस्यम ने भी अब अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और बोला, ऐसे क्या देख रही हो जाना? आयत अपनी आंखों में नमी लिए बोली, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि दुनिया में कितने अलग अलग लोग होते हैं ना। एक वो जो अपनों को ठुकरा देते हैं और दूसरे जो बेगानों को भी अपना बना लेते हैं। दृश्यम तुरंत बोला, फालतू की बकवास मत करो, कोई बेगानी नहीं हो तुम मेरे लिए, मेरी बीबी हो और सहर मेरी अपनी बेटी है, इसलिए फालतू की बकवास तो करना मत, वरना मैं अगर दूसरों का मुंह तोड़ सकता हूँ तो तुम्हारा भी तोड़ दूंगा। आयत उसकी बात पर हंसी और बोली, रहने दीजिए, आप दूसरों के साथ ही सख्त हो सकते हैं मिस्टर मल्होत्रा, मेरे साथ नहीं। इतना तो अब मैं समझ गई हूँ। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट पर दृश्यम का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहीं पीछे की तरफ खड़ा अतुल्य उन दोनों को आगे जाते हुए देख रहा था और उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें लगता है दृश्यम मल्होत्रा कि मेरे सामने ये ड्रामा करोगे और मैं ऑडियंस की तरह तुम्हारा ड्रामा देखता रहूँगा? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इस शादी की सच्चाई। तुमने सिर्फ अपनी भांजी के लिए आयत के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, इसके अलावा इस शादी में और कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। जो लड़की तुम्हारे साथ सिर्फ 15-20 दिनों से है, उसके साथ 2 साल बिताए हैं मैंने, उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। क्या उसकी ताकत है और क्या उसकी कमज़ोरी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अब देखो तुम्हारे इस एटीट्यूड की मैं कैसे धज्जियाँ उड़ाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। आज तक उसने शहर को कभी सामने से नहीं देखा था, बस अभी तक उसकी एक पिक्चर ही देखी थी। लेकिन इस वक्त वो वहाँ पर शहर को देखने तक के लिए नहीं रुका कि वो बच्चा जो उसने अपनाने से इनकार कर दिया और फाइनली जब वो इस दुनिया में आ चुका है, उसकी मॉम ने उसे अकेले 4 सालों तक पाला है। वो बच्चा दिखता कैसे है उसे इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं था। वो अपनी गाड़ी में बैठा और फिर वहाँ से चला गया। वहीं दृश्यम और आयत ने शहर को लिया और फिर दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। शहर बैक सीट पर बैठी थी और आयत दृश्यम के साथ आगे की तरफ। जिस गाड़ी में आयत आई थी वो दृश्यम ने ऑलरेडी वापस भेज दी थी। आयत गाड़ी में बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे आप स्कूल कैसे आए मिस्टर मल्होत्रा? आई मीन आपने तो मुझे 3 बजे अपने पास टिफ़िन लेकर पहुंचने के लिए कहा था ना, तो आप यहाँ पर कब और कैसे आए? उसकी बात पर दृश्यम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर हल्का सा चूमते हुए बोला, बस इतना जान लो मिसेस मल्होत्रा कि दृश्यम मल्होत्रा अपने दुश्मनों पर बहुत अच्छे से नज़र रखता है, और उन दुश्मनों पर तो ख़ास तौर पर जिनकी नज़र उसके अपनों पर होती है। ये बोलते हुए उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी और आयत का दिल तो जोरों से धक धक कर रहा था। उसकी बात तो उसने बाद में सुनी, पहले तो उसने उसके मुंह से अपना नाम सुना, मिसेस मल्होत्रा। वो मुस्कुराते हुए दृश्यम की तरफ देख रही थी और दृश्यम ने अब उसके हाथ को एक बार फिर से चूम लिया था। वो नॉर्मली ड्राइव कर रहा था और आयत कभी उसकी तरफ देखती तो कभी सामने की तरफ। तभी उसकी नज़र शहर पर गई जो उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, तो उसने तुरंत दृश्यम के हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाहा। शहर जल्दी से बोली, अरे मम्मा, आपको मेरी वजह से अपना हाथ सुपर हीरो से छुड़वाने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ और बाहर की तरफ देख लेती हूँ। उसकी बात सुनकर आयत तो हैरान रह गई थी। उसने सोचा नहीं था कि शहर ऐसी कोई बात कर देगी। दृश्यम अब आयत की तरफ देखते हुए बोला, देखा हमारी प्रिंसेस कितनी समझदार है, उसे भी पता है कि उसके मम्मा पापा को एक दूसरे का हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। आयत जल्दी से बोली, ये सिर्फ आपको अच्छा लगता होगा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
दृश्यम उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोला, सच में? आयत ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे आपका हाथ पकड़ना क्यों ही अच्छा लगेगा? एक आप ही हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरा तो कभी इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया। अभी वो बोल ही रही थी कि दृश्यम ने अब उसका हाथ वापस उसके घुटने पर रख दिया और अपना हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए बोला, तो फिर ठीक है मिसेस मल्होत्रा, अब मैं भी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आयत उसकी तरफ देखती रह गई। उसने सोचा नहीं था कि दृश्यम सच में उसका हाथ छोड़ देगा। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। बेशक से वो कहती नहीं थी, लेकिन जब दृश्यम उसका हाथ पकड़ता था तो उसे अच्छा लगता था। अब उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों कहा दृश्यम को कि उसे उसका हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो साफ नज़र आ रही थी और दृश्यम के होठों पर गहरी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो आयत के दिल में चिंगारी ऑलरेडी लगा चुका है। अब अगर वो उस चिंगारी को जरा सी भी हवा देगा तो वो चिंगारी भड़केगी और ज़रूर भड़केगी। ऐसे में वो बस उसके मज़े ले रहा था, वरना वो और अपनी सिनोरिटा का हाथ छोड़ दे ऐसा हो ही नहीं सकता था। आयत अब कभी उसके हाथ की तरफ देख रही थी, कभी शहर की तरफ, कभी दृश्यम के चेहरे की तरफ, तो कभी बाहर की तरफ। उसकी उंगलियां आपस में ही उलझ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि दृश्यम के हाथ को अपने हाथ में पकड़ ले, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती दृश्यम ने गाड़ी की ब्रेक लगाई। वो लोग आयरा के स्कूल में पहुंच गए थे। दृश्यम शहर की तरफ देखते हुए बोला, आप अपनी मम्मा के साथ यहीं पर रुको, मैं आयरा को लेकर आता हूँ। शहर ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और आयत हैरानी से दृश्यम की तरफ देख रही थी। मतलब दृश्यम अपनी नाराज़गी उसे दिखा रहा था। उसने उसका हाथ तो छोड़ ही दिया था, अब वो उससे बात तक नहीं कर रहा था। तकरीबन 2-3 मिनट बाद ही दृश्यम आयरा को लेकर वापस आया। उसने आयरा को आराम से पीछे बिठाया और फिर दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर दी। और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, आयत ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। दृश्यम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन तुम्हें तो ये अच्छा नहीं लगता था ना? आयत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन इतना भी बुरा नहीं लगता था। दृश्यम एक बार फिर से बोला, पर अगर अच्छा नहीं लगता तो रहने दो ना, कोई ज़बरदस्ती। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत ने बच्चों का बहाना बनाते हुए कहा, अरे क्या है आपको, गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते क्या आप? चुपचाप क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? उन्हें घर जाना है और आप हैं कि उन्हें देरी करवा रहे हैं। आप बस गाड़ी ड्राइव कीजिए, आपको बाकी की चीज़ों पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दृश्यम को उस पर हंसी आ रही थी। कितनी चालाकी से उसने अपनी बात को कवर कर लिया था। आयत अब एक बार फिर से बाहर की तरफ देख रही थी और दृश्यम ने तुरंत उसका हाथ ऊपर उठाते हुए बड़े ही प्यार से उसके हाथ पर किस कर दिया था। आयत के होठों पर भी अब मुस्कुराहट आ गई थी और पहली बार था जब वो इतना खुलकर मुस्कुराई थी। दृश्यम उसी की तरफ देख रहा था। वो अब थोड़ा बड़बड़ाते हुए बोला, ऐसे मत मुस्कुराओ, मुझसे गाड़ी ड्राइव की ही नहीं जाएगी, मन करेगा बस तुम्हें देखता रहूं। आयत भी धीमी सी आवाज़ में बोली, घर जाकर आपको मुझे जितना देखना है देख लीजिएगा, पर प्लीज़ यहाँ तो बच्चों के सामने ये मत कहिए। ये बोलते हुए वो शर्मा भी रही थी और उसे शर्माते हुए देख तो दृश्यम को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। अगर बच्चे उनके साथ नहीं होते तो पक्का वो गाड़ी में ही उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता। अब उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी थी। लगभग से 15-20 मिनट बाद वो घर पहुँचे तो दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मन तो बहुत कर रहा है कि घर के अंदर चलकर तुम्हारे साथ रोमांस करूं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो मुझे जाना होगा सिनोरिटा। आयत जल्दी से बोली, वैसे मुझे ये सिनोरिटा नाम कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे आयत कहकर बुला सकते हैं? दृश्यम को हंसी आ रही थी उसकी बात सुनकर, क्योंकि वो जानता था कि आयत उसे सीधा सीधा तो ये बोल नहीं सकती थी कि वो उसे मिसेज मल्होत्रा कहकर बुलाएं, जैसे वो खुद उसे मिस्टर मल्होत्रा कहकर बुलाती है। लेकिन उसने उसे घुमा फिरा कर बोल दिया था कि वो उसे सेनोरिटा कहकर ना बुलाए। वो तुरंत बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई और नाम सोच लूँगा। आयत नाम भी अच्छा है, लेकिन मुझे तुम्हें इस नाम से नहीं बुलाना, सो डोंट वरी, मैं कोई और नाम सोच लूँगा। आयत मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो इरिटेट होते हुए बोली,
कुछ चीज़ों को तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिना कहे ही आप सब कुछ समझ जाते हैं। और कुछ चीज़ अगर कोई इंसान आपको बोलकर भी बताए ना तो आपको समझ में नहीं आती है, बेवकूफ़ कहीं के। ये बोलते हुए वो गाड़ी से बाहर निकलने लगी। तभी दृश्यम उसकी तरफ देखते हुए बोला, वैसे मैं सोच रहा था मिसेस मल्होत्रा कि क्यों ना हम डिनर डेट पर चलें। तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है? आयत का दिल तो इस वक्त जोरों से धड़कने लगा था। अब उसने उसे मिसेज मल्होत्रा कहकर बुलाया और अब वो तुरंत पलट कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, जैसी आपकी मर्जी। दृश्यम भी बड़े ही प्यार से बोला, जैसा आप कहो मिसेज मल्होत्रा। आयत अब अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, ठीक है, मैं 8 बजे तैयार रहूँगी। ये बोलते हुए उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। दृश्यम ने एक बार फिर से कहा, वैसे मुझे लड़कियों के कपड़ों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब लड़कियां साड़ी पहनती हैं ना तो बहुत सुंदर लगती हैं। तुम बताओ मिसेस मल्होत्रा, तुम्हारी इस बात पर क्या राय है? आयत उसकी बातों का इशारा बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। वो जल्दी से बोली, वैसे बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ये बताइए कि लड़कों को कलर कौन सा पसंद होता है, रेड, वाइट या ब्लैक? दृश्यम कुछ सोचते हुए बोला, वैसे तो लड़कियों पर सारे रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पहली पहली डेट हो और लड़की ने रेड कलर का कुछ पहना हो तो बात ही अलग होती है। आयत ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबा लिया था। वो अब जल्दी से बोली, अब मैं अंदर चलती हूँ, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये बोलकर वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई और दृश्यम अब जोरों से हंसने लगा था। तकरीबन 1-2 मिनट वो यूं ही अपनी जगह पर बैठा हंसता रहा और आयत जो घर के दरवाजे पर आकर रुक गई थी, उसने पलटकर गाड़ी की तरफ देखा और दृश्यम को हंसते हुए देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा देख रही हो। उसके भी होठों पर एकदम लंबी सी स्माइल थी। अब वो तुरंत अंदर की तरफ आ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र बच्चों पर गई जो सर्वेंट के साथ बिजी हो चुके थे। वो लोग अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे थे। आयत भी अब जल्दी से अपने और दृश्यम के रूम में आई। दृश्यम ने उसका सारा सामान अपने रूम में सेट कर लिया था, तो अब उसे अपने लिए रेड कलर की साड़ी निकालनी थी और उसके साथ ज्वेलरी वगैरह भी मैच करनी थी। और ये सोच सोच कर ही उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था कि उसकी और दृश्यम की पहली डेट कैसी होगी। आज कितने दिनों बाद वो किसी और के लिए सजने संवरने वाली थी और ये फीलिंग ही उसे अलग गुस्बुम्स दे रही थी। आयत अपने रूम में थी और अपना सामान वगैरह निकाल रही थी जो उसे दृश्यम के साथ डेट पर जाने के लिए चाहिए था। उसने साड़ी के साथ की मैचिंग ज्वेलरी भी निकाल कर साइड में रख दी थी। हालांकि उसके पास ये सारा सामान कुछ ज़्यादा नहीं था, बहुत नॉर्मल सा था, लेकिन आज उसने अपना बेस्ट निकाला था और उसका चेहरा भी एकदम खिला हुआ था। अपना सब कुछ प्रिपेयर करके अब वो नीचे आई जहाँ पर सर्वेंट बच्चों को खाना खिला रहे थे। अभी वो उनके पास जा ही रही थी कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ उसका फ़ोन बजने लगा। तो उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जहाँ पर दृष्टि का कॉल आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया। सामने से ही दृष्टि की आवाज़ आई, हेलो मिस आयत, कैसी हैं आप? आयत उसकी बात सुनते ही समझ गई थी कि दृष्टि उसके मज़े लेने वाली है। दृष्टि ने एक बार फिर से पूछा, क्या बात है मिस आयत, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझसे बात तो करेंगी ना? कहीं आप मुंह बनाकर फ़ोन डिस्कनेक्ट तो नहीं कर देंगी? कहीं आपको इस बात से भी प्रॉब्लम हो कि मैंने आपको कॉल क्यों किया? क्योंकि आपको तो लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता ना? आयत अब थोड़ा शर्माते हुए बोली, बस कीजिए ना माँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? दृष्टि हंसकर बोली, अरे मैंने तुम्हें कहाँ परेशान किया, और ये तुम मुझे माँ कहकर क्यों बुला रही हो? तुम्हें तो मुझे मिसेस मल्होत्रा कहना चाहिए ना। पर शायद अब तुम मिसेस मल्होत्रा कहकर नहीं बुलाओगी, क्योंकि तुम तो खुद मिसेस मल्होत्रा बन चुकी हो। जैसे ही उसने कहा आयत हैरान रह गई थी। मतलब दृश्यम 5 मिनट भी कोई बात अपने पेट में नहीं बचा सकता था। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और दृष्टि अब हंसते हुए ही बोली, वैसे मैंने सुना है आज तुम मेरे बेटे के साथ डेट पर जा रही हो। मुझे नहीं पता तुम्हें दृश्यम के बारे में कुछ पता है या नहीं, लेकिन आज तक वो कभी इस तरह से डेट पर नहीं गया। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया नया है। आज तक किसी लड़की ने उसे स्पेशल फील नहीं करवाया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है ये कहने के लिए कि तुम प्लीज़ उसे थोड़ा स्पेशल फील करवाना।
आई नो, हमेशा लड़के ही ये सब करते हैं। मेरे लिए तो मिस्टर मल्होत्रा ने बहुत कुछ किया है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ करूँ ना तो वो एकदम पागल हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाए। ज़्यादा नहीं, बस बेशक से एक रोज़ दे देना, उतना ही काफ़ी होगा उसके लिए। देखना, इतने में ही वो खुश हो जाएगा। आयत मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी माँ, मैं अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर लूँगी। आप ये बताओ, आप ठीक हो ना? दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, मेरी हालत तो मत ही पूछो। वहाँ पर घर पे थी तो थोड़ा रेस्ट मिल जाता था, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे प्यारे ससुर जी ने तुम्हारी सास की हड्डियाँ तोड़ रखी है। आयत ने झट से पूछा, यह आप क्या बोल रही हो माँ? पर पापा तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देते, तो फिर अब आपको दर्द? ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी और अब उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि वो ये कैसा सवाल दृष्टि से पूछ रही थी। दृष्टि भी हंसकर बोली, जब तुम अपने पति के साथ हनीमून पर जाओगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा मिसेस मल्होत्रा कि सब कोई तुम्हारी पिटाई करे सिर्फ तभी हड्डियाँ नहीं टूटती हैं। हड्डियाँ और भी बहुत तरीक़ों से टूटती हैं। उसकी इस बात पर तो आयत का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो जल्दी से बोली, वो बच्चे मुझे बुला रहे हैं माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दिया था और दूसरी तरफ दृष्टि अब और भी ज़्यादा हंसने लगी थी। नील जो वहीं बालकनी में खड़ा था और फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, जब उसने दृष्टि को यूं हंसते हुए देखा तो उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर दृष्टि के सामने आकर खड़ा हो गया। दृष्टि अभी भी जोरों से हंसे जा रही थी, लेकिन अब हंसते हंसते वो रुकी और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ नील, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नील मुस्कुराया और बोला, इतना खूबसूरत नज़ारा हो और मैं इसे देखना मिस कर दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बस हंसती रहो जान, तुम्हें यूं हंसते हुए देख मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी बात पर दृष्टि का चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ आयत ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को संभाला और फिर नीचे आई। नीचे आते ही सहर उसके पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आज रात को आप कहीं बाहर जाने वाली हो क्या मम्मा? उसका सवाल सुनकर आयत चौंक गई। भला सहर को ये बात कैसे पता होगी, क्योंकि जब दृश्यम और आयत डेट के बारे में बात कर रहे थे तब सहर और आयरा तो वहाँ पर नहीं थी। वो लोग तो घर के अंदर आ चुके थे, लेकिन अब सहर उससे सवाल कर रही थी, तो इसका मतलब साफ था कि दृश्यम उसे बता चुका है। अब सो उसे दृश्यम पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसके पेट में जरा सी भी बातें नहीं पचती थी। उसने सहर की तरफ देखते हुए ही पूछा, लेकिन आपको कैसे पता? सहर जल्दी से बोली, वो मैंने डॉयट को कॉल किया था मम्मा, ये कहने के लिए कि आज रात को वो घर पर जल्दी आ जाएं, क्योंकि मुझे उनके साथ सोना है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज रात वो आपको घुमाने के लिए लेकर जाने वाले हैं। फिर मैंने उन्हें जल्दी से बोल दिया कि इट्स ओके, मैं आयरा के साथ सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपको अच्छे से घुमाएं, क्योंकि आप मुझे हमेशा घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती थी मम्मा, पर आपको तो कोई घुमाने के लिए नहीं लेकर जाता था। लेकिन अब डैड आपके लिए वो सब करेंगे जो आप मेरे लिए करती थी। आपको भी वैसा ही स्पेशल फील होगा जो मुझे होता था। उसकी बातों पर आयत मुस्कुरा रही थी। बच्चे कितने नादान होते हैं जो अपने दिल में आई कोई भी बात बोल देते हैं और उनकी बातें उनकी ही तरह मासूमियत से भरी होती हैं। उसने बड़े ही प्यार से सहर का माथा चूम लिया और तभी आयरा वहाँ पर आई और जल्दी से अपना चेहरा झुकाकर खड़ी हो गई तो आयत हंसी और उसने उसको ना सिर्फ माथे को चूमा और बल्कि उसके गालों को भी चूमते हुए बोली, आई लव यू बच्चा। सहर और आयरा दोनों एक साथ बोले, आई लव यू टू। ये बोलकर वो आयत के गले लग गई थी और तभी आयत का फ़ोन एक बार फिर से बजने लगा। फ़ोन दृश्यम का होगा ये सोचकर उसने बच्चों को छोड़ा और फिर अपने फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन उस पर अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने बाहर की तरफ बढ़ते हुए कॉल रिसीव किया और सामने से आवाज़ आई, क्या कर रही हो बेबी? वो आवाज़ पहचानते हुए आयत को एक पल भी नहीं लगा। अगले ही पल वो गुस्से से बोली, आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? सामने से अतुल्य हंसकर बोला, मेरे पास तो तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है, वो भी जो मुझे ऑलरेडी पता थी और वो भी जिससे मैं पिछले 4 सालों से अनजान था।
जब मैं ये पता लगा सकता हूँ कि तुमने हमारी बेबी गर्ल का एडमिशन कहाँ पर करवाया है, तुम कहाँ रह रही हो, तो तुम्हारे नंबर के बारे में पता लगवाना कहाँ मुश्किल था। आयत दांत पीसते हुए बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सब अतुल्य? हाँ, आपने तो मुझे छोड़ दिया था ना, आपको मुझसे शादी नहीं करनी थी। आप चाहते थे कि मैं हमारा बच्चा गिरा दूँ। नहीं, आई एम सॉरी, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बच्चा गिरा दूँ। तो अब आप क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं? क्यों आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आप मुझे चैन से जीने नहीं देते? उसकी बात पर अतुल्य तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्योंकि तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस चाहिए हो। आयत और भी ज़्यादा गुस्से से बोली, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपके पास वापस कभी नहीं आऊँगी। एक पल के लिए मैं मरने का सोच सकती हूँ मिस्टर अतुल्य रायचंद, लेकिन आपके पास आने का बिल्कुल भी नहीं। आपको जो करना है बेशक से कीजिए, लेकिन ये आयत दृश्यम मल्होत्रा आपके पास नहीं आएगी। उसके मुंह से आयत दृश्यम मल्होत्रा सुनकर अतुल्य गुस्से से बोला, इतना घमंड मत करो बेबी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़ जाए। तुम्हें क्या लगता है कि वो दृश्यम जो तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट कर रहा हो, तुम्हारा सगा बनने की कोशिश कर रहा है, प्यार का ड्रामा कर रहा है, वो सब रियल है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की कस्टडी के लिए है जो उसकी बहन की बेटी है। इसके अलावा उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो तुम्हें किसी यूज की हुई चीज़ की तरह छोड़ देगा। इसलिए बेहतर है अभी से दिमाग से फैसला लो और उसे छोड़कर मेरे पास। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आयत बोली, जो लोग खुद सिर्फ दिखावा करना जानते हो ना, उन्हें बाकी सब लोग भी अपनी तरह एक्टर ही नज़र आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता मिस्टर अतुल्य रायचंद। आपने प्यार का दिखावा किया, सामने वाले को धोखा दिया, तो आपको लगता है मिस्टर मल्होत्रा भी आपकी तरह ही हैं? आप तो उनके पैरों की जूती भी नहीं है, इसलिए उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। आपके मुझसे अच्छी नहीं लगती। और रही बात आपके पास आने की, तो मैंने आपको ऑलरेडी अपना जवाब दे दिया है कि मैं मरना मंजूर करूँगी, लेकिन आपके पास आना बिल्कुल भी नहीं। उम्मीद है आप दोबारा मुझे कॉल नहीं करेंगे। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर अपना फ़ोन साइलेंट लगा दिया। वो पहले तो अतुल्य का कॉल रिसीव कर चुकी थी, लेकिन अब वो अतुल्य का कॉल रिसीव भी नहीं करने वाली थी। उसने अपने फ़ोन में टाइम देखा, जहाँ पर लगभग से 6 बजने वाले थे और अब उसे जल्दी से रेडी होना था। आयत आईने के सामने बैठी थी और अब 8 बजने वाले थे। उसे पूरा 1 घंटा लगा था अच्छे से तैयार होने में, लेकिन अब वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। खूबसूरत तो वो हमेशा से लगती थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे का निखार ही अलग था। उसके होठों से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आयरा और सहर दोनों भागते हुए रूम के अंदर आई और जाकर उसके आसपास खड़ी हो गई। सहर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वाह मम्मा, आप कितनी प्रिटी लग रही हो। आयरा भी जल्दी से बोली, यस मामी, आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन क्या मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं? उसकी बात पर आयत ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तो आयरा ने तुरंत सामने रखा हुआ बॉक्स उठाया जिसमें हेयर एक्सेसरीज वगैरह रखी थी, लेकिन उसे जो चाहिए था वो उसे मिल ही नहीं रहा था और अब वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गई। आयत को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज़ थी जो आयरा को उसके बॉक्स में नहीं मिली। लेकिन 2 मिनट बाद ही आयरा वापस रूम में आई और इस बार उसके हाथ में एक रेड रोज़ था। उसने वो रेड रोज़ आयत के कान के पास लगाया और मुस्कुराते हुए बोली, अब आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो मामी। उसकी बात पर आयत हंसी और बोली, थैंक यू सो मच बेटा। ये बोलते हुए वो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि जब वो दृश्यम के पास जाएगी तो वो उस रेड रोज को हटा देगी। उसे अजीब लग रहा था, कहीं दृश्यम को ऐसा ना लगे कि वो इस डेट के लिए कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट थी। वो खुद को बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहती थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, जहाँ पर एक मैसेज आया था और मैसेज में लिखा था, वेटिंग फॉर यू, जल्दी से आओ। आयत वो मैसेज पढ़कर मुस्कुराई। वो समझ गई थी दृश्यम अंदर नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो अंदर आता तो बच्चों के साथ टाइम लग जाता, इसलिए वो उसे बाहर बुला रहा था। उसने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा,
आप थोड़ी देर बाद दूध पीकर रूम में चले जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। मैं नीना आंटी को बोल दूंगी, वो आपको अच्छे से ख्याल रखेंगी। उसकी बात पर उन दोनों ने सिर हिलाया और फिर आयत ने अपना फ़ोन और पर्स लिया और फिर रूम से बाहर आ गई। उसका दिल इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसकी नज़र दृश्यम पर गई, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और दृश्यम के कपड़े बदले हुए थे। एक पल के लिए तो वो हैरान रह गई थी। दृश्यम ने उसकी नज़रों को समझते हुए तुरंत कहा, तुम इतनी खूबसूरत बनकर आओ और मैं वही मैल और पसीने से भरे हुए कपड़ों में। अपनी पहली डेट पर मैं ऐसे जाता क्या? उसकी बात पर आयत मुस्कुरा रही थी, उसके जवाब पर नहीं, बल्कि ये सोचकर कि उसने दृश्यम से कुछ कहा भी नहीं। लेकिन फिर भी उसे कैसे पता चल गया कि आयत के दिमाग में क्या ही चल रहा था। मुस्कुराते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। दृश्यम एक बार फिर से बोला, वैसी खूबसूरत तो बहुत लग रही हो तुम मिसेस मल्होत्रा, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे तुम्हारे बालों में लगा हुआ ये रेड रोज। जैसे ही उसने कहा, आयत की आंखें बड़ी हो गई। उसने हल्की सी सिसकी भरी और अपनी उंगलियां अपने माथे पर रख ली। उसने सोचा था कि वो दृश्यम के सामने जाने से पहले वो रेड रोज अपने बालों से उतार देगी, लेकिन वो उसे उतारना ही भूल गई। दृश्यम ने एक बार फिर से कहा, मेरी तरफ देखो ना बच्चे। जैसे ही उसने कहा, आयत का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। उसके मुंह से वो बच्चा शब्द सुनकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और उसने बड़े ही प्यार से दृश्यम की तरफ देखा। अगले ही पल दृश्यम ने उसका हाथ अपने हाथ में कसकर थाम लिया और फिर बड़े ही प्यार से उसका हाथ चूमते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये कहते हुए अब उसकी आवाज़ काफ़ी इंटेंस हो गई थी। आयत की नज़रें शर्म से खुद ब खुद झुक गई और अब दृश्यम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। पूरे रास्ते उसने आयत का हाथ यूं ही अपने हाथ में थामे रखा। ना वो कुछ बोला और ना ही आयत, लेकिन गाड़ी में चल रहा म्यूज़िक बहुत कुछ बोल रहा था, वो भी जो उन दोनों के दिल में था। लगभग से 20-25 मिनट बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां का गार्डन एरिया दृश्यम ने अपने लिए पूरा रिजर्व करवा रखा था। वो गार्डन एरिया ऊपर टेरिस पर बना हुआ था, जहां एक तरफ साइड में म्यूजिक चल रहा था और वहां पर डेकोरेशन भी काफ़ी खूबसूरती से की गई थी। आयत धीमे धीमे अपने कदम ले रही थी, क्योंकि नीचे पूरी ज़मीन गुलाब के फूलों और बैलून से भरी हुई थी। साइड में खूबसूरत कैंडल जल रही थी, जो रियल कैंडल नहीं थी बल्कि लाइट्स वाली थी, लेकिन खूबसूरत वो भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। दृश्यम आयत को लेकर एक टेबल पर बैठा और फिर अपनी कोहनियों को टेबल पर टिकाते हुए उसने अपने चेहरे को अपने हाथों में रखा और फिर आयत की तरफ देखने लगा। तो आयत शर्माते हुए बोली, प्लीज़ ऐसे मत देखिए ना मिस्टर मल्होत्रा, अजीब लगता है। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। दृश्यम ने तुरंत पूछा, अजीब लगता है या फिर शर्माती है? आयत ने हल्का सा अपना लोअर लिप दबाया। एक बार फिर से उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने झुकी हुई नज़रों से आसपास देखा, जहाँ पर एक दो वेटर थे और सामने एक म्यूजिशियन था। इसके अलावा वहाँ पर और कोई नहीं था, लेकिन उन लोगों से भी आयत को झिझक सी महसूस हो रही थी और उनसे ज़्यादा उसे खुद से झिझक हो रही थी। दृश्यम ने टेबल पर उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फिर उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाने लगा। आयत को अपने पेट में तितलियां सी उड़ती हुई महसूस हो रही थी और दृश्यम ने अब एक बार फिर से बड़े ही प्यार से उसका हाथ चूमते हुए कहा, मैंने सोचा नहीं था कि वो लड़की जो पहली मुलाकात में मुझे हद से ज़्यादा नकचढ़ी लगी थी, उसके साथ मेरी लाइफ की पहली डेट होगी। वो डेट जो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। आयत ने अपनी नज़रों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और बोली, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।